जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और कुलीन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक सॉलिड डायलॉग लेके आया हूँ। ये डायलॉग है फिल्म दीवार का और इसको अभिनीत किया है अमिताभ बच्चन सर ने। ठीक है, तो डायलॉग क्या है? जो पिछले 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसे देने से इनकार करने वाला है। ठीक है, तो आज का है ये डायलॉग। आज हम ये डायलॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसको वर्ड बाय वर्ड इसका ग्रामर सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना हो तो उसको हमें हिंदी में यानी कि सिंपल हिंदी में जानना बहुत जरूरी होता है। मैं जब भी कोई डायलॉग है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो उसका जो सिंपल लैंग्वेज है उसको पहले सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर करता हूँ और उसके बाद में मैं उसका इंग्लिश में, मैंने ये जो ट्रांसलेट किया है डायलॉग को इंग्लिश में, उसको जरा देख लेते हैं कि what has not happened in 25 years will happen now. Next week another quarter is going to refuse to give money to those goons. Okay, तो ये मैंने एक डायलॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ये जो सिचुएशन है डायलॉग की, मतलब कि जो बोलने वाले हैं अमिताभ सर है, वो गुस्से में तो है, मतलब जितना गुस्सा उनके उनके चेहरे पे नहीं दिख रहा है उससे ज्यादा गुस्से में है और वो कुछ खतरनाक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इंडिकेट होता है। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सीखेंगे। इसका जो वर्ब मैंने कैसे यूज किया, कौन सा टेंस मैंने यूज किया, ये सब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया है वॉट। शुरुआत मैंने की है वॉट से। वॉट हैज नॉट हैपेंड इन 25 ईयर्स। तो वॉट माने क्या? ओके, वॉट का मतलब क्या होता है कि वॉट का मतलब क्या होता है। ओके, वॉट मतलब क्या। अभी वॉट जो है, ये जो वॉट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या होता है ये? वॉट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो दो टाइप के होते हैं दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरे होते हैं नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन और नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमारा जो व्हाट है वो है फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, व्हाट क्या है? फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले सीखते हैं हम नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन। अभी नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो वर्ड वो नाउन के लिए यूज होता हो। ओके, जो कोई ऐसा वर्ड है जो नाउन के लिए यूज होता हो और साथ में जो क्लॉज होता है उसको भी जोड़ता है, मतलब कि जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको भी जोड़ता है, तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, उससे बोलते हैं नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि द गर्ल हु वॉन द मैच इज माई सिस्टर। ओके, तो द गर्ल हु वॉन द मैच यानी वो लड़की जो मैच जीत गई। ठीक है, तो वो लड़की को हमने किससे रिलेट किया? वो लड़की को, वो लड़की जो मैच जीत गई, तो जो मैच जीत गई उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है। तो वो क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन। वो लड़की जो मैच जीत गई वो मेरी सिस्टर है। ऐसा मतलब कि ये जो नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन है वो होता है, whom होता है, whose होता है, which होता है, that होता है। तो ये सब नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसका क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज होता है और नॉर्मल रिलेटिव तौर पे भी यूज होता है। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन का नाम क्या है? फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि ऐसे वर्ड
जो नाउन ना हो, कोई ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें कोई नाउन ना हो और वो खुद नाउन या प्रोनाउन का काम करते हो, उससे हम फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन वो दोनों खुद ही काम करते हो उसे हम फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि व्हाट है, व्हाट एवर है, हु एवर है, ऐसे जो शब्द है उसे हम फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल देता हूं मित्रों, दोस्तों कीजिए, आई नो व्हाट ही नीड्स, मैं जानता हूं कि उसे क्या चाहिए। तो ये आई नो व्हाट ही नीड्स, तो व्हाट जो है वो क्या हो गया? द थिंग। ओके, कोई चीज, मैं जानता हूं कि उसे कौन सी चीज चाहिए। तो व्हाट है वो किसी चीज को इंडिकेट किया है। ठीक है, तो आई नो व्हाट ही नीड्स, व्हाट वो फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है यहाँ पे। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, टेक वॉट एवर यू वांट, मतलब कि आपको जो चाहिए वो ले लो जो आपको चाहिए। तो वॉट एवर क्या मतलब? जो भी आपको चाहिए वो ले लो। तो वॉट एवर, हु एवर सेड दैट इज रॉन्ग, मतलब ये जिसने भी कहा है वो रॉन्ग है। तो हु एवर है वो भी फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु एवर है वो क्या हो गया? फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे व्हाट हो गया, व्हाट क्या हो गया? फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अभी व्हाट हैज नॉट हैपेंड इन 25 इयर्स, ओके, मतलब कि जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। तो व्हाट हमने सीख लिया कि व्हाट क्या है। अभी हैज प्लस हैपेंड, ठीक है, ये हैज प्लस हैपेंड, ओके, हैज प्लस, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जो वर्ड होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल। ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हैपन मतलब बनना या होना, ऐसा कुछ हो रहा था जो कि पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। ओके, ऐसा कुछ हो रहा है जो कि पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। और अब ये बताते हैं कि जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ है, पिछले 25 सालों से कुछ चला तो आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जो अब होने वाला है। हम लोग क्या है कि इसके ग्रामर से वाकिफ हो जाते हैं। ठीक है, मैं जब ये सेंटेंस बना रहा था हैज नॉट हैपेंड, ओके, जब हैज नॉट हैपेंड बना रहा था तो मुझे एक ख्याल ये आया था कि मैं डिड नॉट भी तो लिख सकता हूँ ना, कि डिड नॉट हैपेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिड लिखता, ओके, डिड नॉट और हैपेंड, ओके, डिड नॉट हैपेंड, अगर मैं ऐसा लिखता डिड नॉट हैपेंड तो ये गलत होता। ठीक है, ये गलत होगा। तो ये गलत क्यों होता? सबसे पहली बात ये है कि जहां पे डीड आता है वहां पे हैपेंड के पीछे जो ईडी है वो नहीं आता है। ठीक है, जहां पे डीड आता है तो वहां पे जो वर्ड है उसके पीछे ईडी का फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि डीड में ईडी छुपाया हुआ है। ठीक है, ये डीड जो है उसमें ईडी छुपा हुआ है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं दोस्तों। तो क्या है कि डिटेल में आपको ज्यादा पता चलेगा। मैं आज आपको डू, डज और डीड उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि डिड नॉट हैपन, ओके, डिड नॉट हैपन मैं ये लिखने वाला था, लेकिन ये जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जब डी वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा। ओके, ये एन के पीछे जो ईडी लगा है जो कि पास्ट को इंडिकेट करता है। ईडी क्या होता है कि पास्ट को इंडिकेट करता है, तो ये ईडी नहीं लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि ये होता वो पास्ट टेंस का जो सेंटेंस हो जाता, जो कि मेरी जो सेंटेंस है उसको फुलफिल नहीं करता था। ठीक है, ये मतलब कि वो समय था, वो समय फिनिश हो चुका है। ओके, तो अभी हम ये जानते हैं कि डीड जो है वो डीड लगा, इसीलिए हम ईडी नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों हमने सीखा होगा कि डू और डज, ओके, डू और डज
ये दोनों जो है वो प्रेजेंट में यूज होते हैं। डू और डज क्या है, ये दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं। इसका पास्ट जो होता है वो डीड होता है। अब ये डू और डज वो ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ज्यादातर, ऑलवेज नहीं, ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, ये डू और डज क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, पर ज्यादातर ये नेगेटिव कोई सेंटेंस बनाना है हमको, या तो फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है कि जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क जहां लगा होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, और जहां पे नॉट आता है उसको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, एग्जांपल के जरिए सीखते हैं कि ये डू और डज कैसे यूज होता है। ठीक है, मैं एक आपको यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही स्विम्स वेरी फास्ट। ओके, वो वेरी फास्ट तैरता है। ओके, दौड़ने की बात तो होती है, वेरी फास्ट दौड़ता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ही स्विम्स वेरी फास्ट। इसकी जगह पे आप रन्स भी लिख सकते हो। ओके, ही रन्स वेरी फास्ट। ओके, तो ये इस दोनों में जो एस है वो क्या है, वो एस जो है वो डज है। ठीक है, वो एस स्विम वो पूरा एक वर्ड है। स्विम और रन ये एक वर्ड है, उसके पीछे हमने एस लगाया। वो क्यों लगाया, वो एस जो है वो डज को इंडिकेट करता है। ठीक है, वो डज को इंडिकेट करता है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि ज्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम ये डज है उसका यूज करेंगे। ओके, तो मैं इसका जो है वो मुझे नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाऊंगा, he does not swim very fast. He does not swim very fast. ओके, ये क्या था कि मैंने स्विम्स के पीछे एस लगाया है, रन्स के पीछे एस लगाया है, पर यहां पे जब ही डज नॉट लिखा मैंने, ओके, ही डज नॉट लिखा तो स्विम के पीछे से एस हट गया। ओके, स्विम के पीछे से एस हट गया क्योंकि यहाँ पे मैंने डज लगा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने डज लगा दिया। अब इसका मैं इंट्रोगेटिव करता हूं, इसका मैं प्रश्न पूछता हूं, तो क्या होगा, डज ही स्विम वेरी फास्ट, क्या होगा, डज ही स्विम वेरी फास्ट, और यहां पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो डज आ गया, ये डज, फिर यहाँ पे जो स्विम है उसके पीछे एस नहीं लगा, तो जब डज वो हमारे वर्ब से अलग हो जाता है तो उसके पीछे का एस वो निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो एस है वो डज को इंडिकेट करता है। एस क्या है, डज को इंडिकेट करता है। यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि ये ही है। अब मैं डू डज के जो प्रेजेंट टेंस है उसका रूल बता दूं कि आई, ओके, अगर सेंटेंस में मैं लिख के बताता हूं आपको कि अगर सेंटेंस में आई, वी, यू और दे, ओके, आई, वी, यू और दे ऐसे प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे ऐसे प्रोनाउन है तो सेंटेंस में डू आएगा। ओके, प्रेजेंट टेंस में डू आएगा। लेकिन अगर ही है, शी है या इट है तो क्या आएगा, डज आएगा। ओके, तो यहाँ पे ही था इसीलिए मैंने डज लगाया। अगर आई होता तो मैं डू लगाता। ओके, आई होता तो मैं डू लगाता। इसी तरह से जो डीड है, ओके, एक डीड का एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो मैंने आपको जो सिखाया वो हो गया कि प्रेजेंट टेंस। अब मैं जरा आपको पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं कि ये जो डू और डज है उसका पास्ट टेंस भी क्या होता है। ठीक है, तो डू और डज का पास्ट क्या होता है, डीड। ओके, डू और डज का पास्ट क्या होता है, डीड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों
कि द डॉग जंप वेरी हाई। ओके, द डॉग जंप वेरी हाई। ओके ओके, ये पास्ट टेंस है। कुत्ते ने बहुत ऊंची छलांग लगाई थी। अब इसमें जो ईडी है, ठीक है, जो मेरे ऊपर बताया यहाँ पे जो ईडी है वो डीड को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस था, इसीलिए एस लगा था और डस को इंडिकेट करता था। अभी ये क्या है कि ईडी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईडी है उसको अगर गायब करना है, सिर्फ जंप लेना है, तो क्या लेंगे? द डॉग डिड नॉट जंप वेरी हाई। ओके, सेम प्रेजेंट टेंस जैसा ही हुआ ये। द डॉग डिड नॉट जंप वेरी हाई। ओके, ये हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ का जो ईडी था, जंप के पीछे जो ईडी था वो यहाँ पे डीड हो गया। ओके, वो यहाँ पे डीड हो गया। सेम इसी तरह से मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। तो डिड द डॉग जंप वेरी हाई, समझ रहे हो ना? डिड द डॉग जंप वेरी हाई, तो इसमें से जो डीड लगाऊंगा द डॉग, फिर वापस में जंप लिखूंगा, जंप्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है। जंप वेरी हाई और यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। डिड द डॉग जंप वेरी हाई, तो ये जो जंप है वो यहाँ पे जो मैंने जंप्ड था, ओके, ईडी लगाया था, वो यहाँ पे हट गया क्योंकि इसमें से डिड जो है वो अलग हो गया। ओके, तो दोस्तों क्या है कि ये जो मैं, हाँ, अब असल बात पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं डिड नॉट लगाने वाला था, तो डिड नॉट मैंने नहीं लगाया। डिड नॉट वो क्या इंडिकेट करता था कि वो जो पास्ट टेंस में जो था वो क्रिया फिनिश हो गई है, वो टाइम जो है वो फिनिश हो गया है। तो इसके बदले मैंने क्या यूज किया? हैज नॉट बीन। ओके, मैंने क्या किया था? ये जो डिड है, हैज नॉट हैपेंड, हैज नॉट हैपेंड। ओके, ये जो है ऐसा ही रहेगा, हैज नॉट हैपेंड। तो ये हैज नॉट हैपेंड है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता था। वो डिड नॉट हैपन क्या करता था कि डिड नॉट हैपन वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता था कि ये जो क्रिया है वो फिनिश हो गई है, ये जो समय है वो फिनिश हो गया है। लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज नॉट हैपन, वो मतलब कि चला आ रहा है। ओके, वो अभी चला आ रहा है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी यही बोलना चाहते हैं कि जो क्रिया 25 सालों से चली आ रही है और अभी भी चालू है, ठीक है, इसके लिए मैंने लगाया था हैज नॉट हैपेंड। ओके, तो इस बहाने मैंने आपको डू और डज भी सिखा दिया, उसका पास्ट टेंस जो है, ठीक है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि डीड होता है और डीड कब यूज होता है। डीड जब यूज होता है तो उसके पीछे का जो ईडी है वो भी निकल जाता है, ठीक है। यानी मैं फ्यूचर में कुछ इंडिकेट भी करने वाला हूं इसके लिए, अभी तक भले नहीं हुआ हो, ठीक है। What has not happened in 25 years, 25 सालों से कुछ चला आ रहा है लेकिन वो चीज नहीं हुई है जो अब होने वाली है। तो जो अब होने वाली है वो अब होगा, उसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है, विल हैपन नाउ। ओके, विल क्या है? विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है। जब हमको फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम विल से बनाएंगे। विल को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, अब ये हैपन क्या है? हैपन हमारा मेन वर्ब है। ओके, हैपन हमारा मेन वर्ब है और ये जो नाउन है, नाउ, नाउ वो टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ क्या है? वो टाइम को इंडिकेट करता है। तो ये हमारा एक सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अगले हफ्ते एक और कुलीन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। नेक्स्ट वीक। ओके, तो ये नेक्स्ट वीक क्या है? नेक्स्ट वीक मतलब कि अगले हफ्ते, वो भी फ्यूचर हो गया, वो भी फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट वीक अनदर, अनदर मतलब एक और, क्वार्टर, क्वार्टर यानी कुली। ओके, नेक्स्ट वीक अनदर क्वार्टर इज, इज क्या है? इज इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस को। ओके, नेक्स्ट वीक ऐसा करेगा,
इज गोइंग टू रिफ्यूज। यहाँ पे मैंने इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने गोइंग टू लगाया है कि मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है। गोइंग टू मतलब कुछ प्लानिंग करना, टू डू प्लानिंग, मतलब कि नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट हफ्ते, फ्यूचर में, अनदर क्वार्टर, एक और कुली इज गोइंग टू रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब कि मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, कि मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं, गोइंग टू रिफ्यूज, मना करने की प्लानिंग कर रहा हूं, टू गिव मनी टू दोज गुड्स। ओके, टू गिव मनी टू दोज गुड्स। तो ये जो मैं बताया टू गिव मनी, अब टू गिव मनी क्या है कि पैसे देने से, पैसे देने से इनकार करने वाला हूं, टू दोज गुड्स। अभी दोज क्या हुआ, ठीक है, ये जो लास्ट में मैंने गुड्स मतलब कि बदमाश, ओके, गुड्स मतलब क्या होता है कि बदमाश। अभी दोज क्या हुआ, दोज हो गया वो डेट का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, दैट, ओके। ये क्या है, दिस, THAT मतलब कि दैट। दैट क्या है कि वो जो हमसे दूर है, ठीक है। दैट क्या है कि जो हमसे दूर है। और THIS, ये दिस क्या है, जो हमारी नजदीक है, या जिसको हम इंडिकेट करके भी उसको किसी को दिखा सकते हैं। तो ये दिस है, वो कोई नजदीक की चीज को दिखाने के लिए यूज होता है, और ये जो दैट है वो किसी दूर की चीज को दिखाने के लिए यूज होता है। अब ये दोनों जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। दिस और दैट ये दोनों क्या है, वो सिंगुलर है। अभी ये जो दिस है, दिस का मुझे प्लूरल करना है, ये जो दिस सिंगुलर है उसका मुझे प्लूरल करना है, तो मैं क्या करूंगा, THESE, ओके। दिस इज ए बॉय, मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए बॉय। और यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, दीज आर बॉयज, ओके, दीज आर बॉयज। तो ये हो गया सिंगुलर दिस, ये हो गया प्लूरल, दिस आर बॉयज, दिस नहीं दीज, दीज आर बॉयज, THESE। अभी ये क्या है, दैट, दैट इज ए बॉय, वो लड़का है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, दोज आर बॉयज, ओके। इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, दोज आर बॉयज। जैसे ही ये गुंडे जो है वो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो गुंडे कहीं और पे है, तो हम उनको ये बोलेंगे वो गुंडे। तो एक गुंडा नहीं है, एक गुंडा होता तो वो आता सिंगुलर, लेकिन वो बहुत सारे गुंडे हैं, तो यहाँ पे लिया गुंस, ओके। गुंडे बहुत सारे हैं, तो गुंस, और इसके लिए हमने यूज किया दोज। तो डेट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है, ओके। अभी दोस्तों ये जो सेंटेंस था उसमें मुझे जो टू है ना, वो टू पे मैं थोड़ा ज्यादा वजन देने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले आया था ये सेंटेंस में गोइंग टू, ओके, गोइंग टू। उसके बाद में आया था टू गिव, टू गिव। और लास्ट में हमने टू कहां देखा, टू दोज गुन्स, ओके। तो ये जो टू है, ये सभी वर्ड के आगे या पीछे जो टू लगे हैं वो टू मुझे आपको समझाना है, ठीक है, कि वो टू क्या है। सबसे पहले मैं इंडिकेट कर दूं ये वाली टू को, गोइंग टू। गोइंग टू मतलब क्या होता है कि वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। गोइंग टू मतलब क्या होता है, वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। और ये जो गोइंग टू है मतलब कि मैं कुछ प्लानिंग करने जा रहा हूं, ओके, टू डू सम प्लानिंग, ओके, टू डू सम प्लानिंग। तो गोइंग टू वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है और कुछ प्लानिंग के बारे में बात करता है, इसीलिए गोइंग टू आया। अभी ये जो टू है, टू गिव, ओके, इसको एक वर्ब भी बोल सकते हैं, टू गिव। तो ये जो टू है ना, मैं उसको एक नाम दूंगा, इंफिनिटिव मार्कर, ओके। टू को मैं एक नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, इंफिनिटिव मार्कर। क्योंकि जब टू वो कोई भी वर्ड के साथ जुड़ता है तो उसका उसका मीनिंग होता है ना। कैसे ना, देना मतलब कुछ करना, दौड़ना, भागना, ठीक है, तैरना। अगर यहाँ पे टू स्विम होता तो क्या होता, तैरना। यहाँ पे टू गिव है मतलब देना, मतलब कि मैं पैसे देने से इनकार करने वाला हूँ,
ठीक है। एक और कुली है जो इन मवालियों को पैसे देने से इनकार करने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा? देना। तो ये जो टू है वो इन्फिनेटिव मार्कर है। ओके, इन्फिनेटिव मार्कर है। और ये जो पूरा वर्ब टू गिव है इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, ये पूरा हो गया हमारा इन्फिनेटिव वर्ब और सिर्फ टू हो गया हमारा इन्फिनेटिव मार्कर। अभी और एक टू है, ये वाला टू, टू दोज गुन्स। ओके, ये टू क्या है? ये टू है प्रपोजिशन। ओके, ये टू है, ये क्या है? ये हमारा है प्रपोजिशन। वो दोज गुन्स को इंडिकेट करता है। वे गुंडे, गुन्स मतलब क्या? कोई बदमाश आदमी या गुंडे, तो उनको इंडिकेट करता है। तो ये टू जो है वो प्रपोजिशन हो गया जो कि मैं पैसे देने से इनकार करने वाला हूं। तो जो पैसे लेने वाले लोग हैं इनको इंडिकेट करता है, इसलिए इसको हमने बोला है प्रीपोजिशन। दोस्तों, हम लोग शायद इसीलिए इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं कि जब से हमने इंग्लिश को हाथ में लिया है ना, तो उसको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ा है। जैसे कि हम 7th में आए, तो 7th में आए, एग्जाम खत्म हुई, इंग्लिश की बुक्स रख दी। 8th में आए, एग्जाम खत्म हुई, इंग्लिश रख दिया। ओके, पर मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश जो है ना वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश वो एक लैंग्वेज है। ओके, इसको लैंग्वेज की तौर पे पढ़ोगे ना दोस्तों, बहुत मजा आएगा। इसको सब्जेक्ट वो छोड़ दो। कोई पर्टिकुलर एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश इंग्लिश सीख रहे हो, छोड़ दो, नहीं सीखना। ओके, ये मंजूरी नहीं है सीखना, क्योंकि कोई लैंग्वेज को तुम सब्जेक्ट की तरह नहीं सीख सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश है, हमें बोलनी है, हमें समझनी है। ओके, तो हमें बोलनी है, मतलब हमें सोचना भी है। इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, then you have to speak English. Okay, you have to speak in English. Don't think about what people will think, whatever you will make mistake, or if people will laugh at you. It does not matter. It does not matter. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ओके, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो लोगों के बारे में भी सोचना छोड़ दीजिए। ओके, और इंग्लिश बोलने का ट्राई कीजिए। ओके, जस्ट स्पीक इंग्लिश।